Namaste, dear children. Today I will start my fourth chapter of class 10th Economics, Globalization and the Indian Economy. I will take the meaning of the chapter after some time. Okay? अब आप ये बताइए, जब भी आप अपने कभी दादा दादी नाना नानी से बात करते हैं तो ज़रूर आपसे बोलते होंगे कि हम तो इतना दूर पैदल स्कूल जाते थे। उस टाइम पर कहीं दूर एक रेडियो होता था, सब उसको सुनते थे। कुछ समय के बाद टेलीविज़न आया। टेलीविज़न भी एक हुआ करता था कई घरों में, और सब लोग एक घर में जाकर मिलकर टीवी देखते थे। टीवी भी कैसे होती थी, वो बड़ी सी शटर वाली टीवी होती थी। और फोन्स फोन्स वर रियल लग्जरी आइटम। फ़ोन तो एक लैंडलाइन किसी किसी ऑफिसेस में होता था, मतलब लैंडलाइन वॉज मेंट फॉर ऑफिसेस। मोबाइल का तो कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। इंडिया की रोड्स में केवल दो तरह की कार दिखाई देती थी, फिएट्स एंड एम्बेसडर्स। नाउ टुडे यू सी आवर मार्केट्स, टुडे यू सी द इंडियन रोड्स full of all types of automobiles, two-wheelers, four-wheelers भरी हुई हैं। गेयरलेस इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इंडियन रोड्स में हैं। हम कोई भी गाड़ी खरीद सकते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड इन अदर कंट्रीज। इन द फील्ड ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नए से नए मोबाइल्स हर 6 महीने में लॉन्च हो रहे हैं विद एडिशनल फीचर्स। नए नए गैजेट्स आ रहे हैं। We can say that the Indian markets have been transformed. जो मार्केट्स हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने और पेरेंट्स ने देखा था, आज वो मार्केट कंप्लीटली चेंज हो गया है, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है। In this chapter, we are going to discuss what are the factors, how this complete markets has undergone a great change, what has brought transformation in the market. आज आप क्या नहीं देखते हैं? अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से हटकर अपने पेरेंट्स से भी बात करें तो वो ये बोलेंगे, काफ़ी इंडिया तो ऐसा ही था, हम भी स्कूल में पढ़े हैं, हम भी आप लोगों के जैसे गाड़ियों से या किसी चीज़ से स्कूल जाते थे। पैदल ग्रैंड पेरेंट्स पैदल जाते थे, पेरेंट्स थोड़ा गाड़ियों में जाते थे, पब्लिक व्हीकल, गवर्नमेंट व्हीकल, साइकिल्स में चले जाते थे। लेकिन जो मार्केट आप देखते हैं, जो ट्रांसफॉर्म्ड और चेंज्ड इंडिया आप देखते हैं, आज के टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था। लास्ट 20 इयर्स पहले की भी अगर हम बात करें, 2000, 1999, 2000, तब तक मोबाइल्स वर नॉट सो पॉपुलर। वो टाइम था जब मोबाइल्स आ रहे थे, बिग थिक मोबाइल होता था, आजकल की तरह स्लीक सुंदर मोबाइल्स नहीं थे। सो व्हाट हैज ब्रॉट चेंज इन द मार्केट्स, ऐसे क्या फैक्टर्स थे, वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें टिल 1970s एंड 80s, ओनली रॉ मटेरियल, फूड स्टफ एंड फिनिश्ड गुड्स, दे क्रॉस द बाउंड्रीज। वो एक देश से दूसरे देश जाता था या दूसरे देश से हमारे देश आता था। इन द कॉलोनियल पीरियड ऑल्सो, व्हेन वी वर अंडर द ब्रिटिशर्स, हमारे देश से सारा रॉ मटेरियल जाता था और उनके देश से हमारे इधर फिनिश प्रोडक्ट्स आता था। तो ओनली मीन्स ऑफ कनेक्टिविटी वॉज ट्रेड। केवल ट्रेड के साथ हम एक दूसरे देशों से जुड़े हुए थे। The trade was giving us connectivity. In 1991, our government took some far-reaching decisions. There was a change in the economic policies of the government. उससे पहले तक the production was within the country.
जो भी प्रोडक्शन होता था it was organized within the country. But in 1991 we entered a new phase of globalization. But one thing we have to keep in mind, that globalization is not a new phenomena for India. ग्लोबलाइजेशन तब भी था जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे. ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटरकनेक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. जब हम एक दूसरे देश के साथ लिंक करते हैं, हम जुड़ते हैं, हम एक दूसरे देश के साथ कुछ भी ट्रेड करते हैं, तो ये भी एक ग्लोबलाइजेशन ही था. So what I have told you, till 1970s 80s only raw material, finished goods and foodstuffs were exported and imported. So this was also the method by which we were connecting with other countries, and this connection was only through trade. It was the only method by which countries were interconnected. But today's globalization, after 1991, as I have told you, we entered into a new phase of globalization. What is this globalization? Rapid integration and interconnection between countries. Now the different countries, they are getting closer to each other. We are getting integrated, interconnected with other countries. तो ये first point को याद करेंगे. More and more goods, services, investment, technology and even people are moving between countries. What I have told you earlier, it was only raw material, finished goods and foodstuffs which traveled between countries. But now you can see the difference. Now goods, earlier also, services, investment. Now the people from different countries, they are investing money in different countries. Different people investing money in different countries. Technology is moving between different countries. We import technology, we also export technology, and even people for higher studies, for better jobs, for better medical facilities, for different reasons, people are also moving between different countries. So now we have goods, services, investment, technology and people going and coming, moving between different countries. Goods and services are not only sold globally, they are produced globally. ये हम थोड़ा थोड़ा पहले से जानते थे. अरे ये कंपनी वहाँ की है, अमेरिकन है, ये जर्मनी की है, ये जापान की है. इंडिया में उनके प्रोडक्ट्स हम खरीदते थे. जैसे कि चाइनीज प्रोडक्ट्स वी परचेज इन इंडिया. ऑल द कैमराज, निकॉन, कैनन, these cameras which are made of Japanese technology, we can purchase in India. तो पहले ये सोचा जाता था goods are only sold globally. But in new phase of globalization, goods are also produced globally. Very important. अब एक जगह पर एक सामान नहीं मिलता है. अगर जैसे मैंने पहले बताया कि पहले द गुड्स वर प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, अपने ही देश के अंदर सामान प्रोड्यूस होता था. और जब अपने ही देश के अंदर सामान प्रोड्यूस होता था तो इट वाज वेरी एक्सपेंसिव. आज जो हम डिफरेंट गैजेट्स अपने घर में बड़ी इजीली खरीद लेते हैं, हमारे पास फ्रिज है, टीवी है, हमारे पास माइक्रोवेव है, मिक्सी है, ये तो बहुत ही जनरल आइटम्स हैं. और भी लग्जरी के आइटम्स वी कैन मैनेज टू परचेज फ्रॉम द मार्केट एंड वी आर मेकिंग अवर लाइफ क्वाइट कंफर्टेबल. It is only possible because of globalization.
अगर यही चीज़ें जो हमारे घर में आज हैं ये हमारे ही देश में प्रोड्यूस हुई होती तो वो आज हमारे बजट के बाहर होती. It would be very expensive if it would be produced only within the country. Goods are produced globally, and that is why it is in our reach, and that is why we have wide range of goods in the market. अगर हम एक चीज खरीदने जाते हैं तो हमको उसके कई ब्रांड्स दिखाई देते हैं. हम एक मोबाइल खरीदने जाते हैं तो thousands of brands are in the market. We can choose from those brands according to our pocket and according to our choice of features. क्या ऐसे पहले था? 91 से पहले जब देश में ही प्रोडक्ट्स बनते थे they were so expensive. अब किस तरह से प्रोडक्ट्स बनते हैं that we will take later on in the chapter. Fourth point, MNCs play a major role in the process of globalization. ग्लोबलाइजेशन को आज के जैसे ग्लोबलाइजेशन को आज का रूप देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ने. व्हाट आर दीज MNCs? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या हैं? MNCs is a company that owns and controls production in more than one nation. आपको उसका नाम ही बताता है. The name suggests what is multinational. Multi means many. National means nations. A company which owns and controls production in more than one nation is called a MNC. There are many companies, Indian companies, which are now MNCs. जो जिनका प्रोडक्शन इंडिया में भी है और कई कंट्रीज में भी है. तो MNC नाम से देखो, मल्टी मीन्स मेनी नेशंस which owns and controls production in many countries, more than one nation. MNCs set up their factories and offices where they get cheap labor and other resources. Very important. MNCs कहाँ जाकर अपना सेटअप करती हैं ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज? वो पूरे कंट्रीज को सर्वे करती हैं जहां उनको लेबर चीप मिलती है. और लेबर चीप कहाँ मिलेगी? जो भी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं जहां लेबर चीप मिलती है एंड अदर रिसोर्सेज उनको चीप मिलते हैं जहां गवर्नमेंट की पॉलिसीज उनके फेवर में होती है और वैसी जगह वो ढूंढते हैं एंड सेट अप देयर इंडस्ट्रीज इन दोज लोकेशंस. एंड बाय डूइंग दिस, by setting up their factories and offices in such places, what benefit they are getting? They are earning very high profits. By doing so, they are 50 to 60% cost saving for MNCs. MNCs को 50 to 60% cost saving होती है. कॉस्ट सेविंग मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अगर मुझे एक मार्कर बनाने में अपनी कंट्री में 10 रुपीज मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही थी तो मैं इसे 20 रुपीज में मार्केट में बेच देता हूं. लेकिन अगर ये मार्कर डिफरेंट कंट्रीज में कॉस्ट बनता है तो इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होकर 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए हो जाती है. Why? Because the cost of labor and the other resources are very cheap there. और जब ये मार्केट में आता है 10 रुपए का तो हम इसको खरीद लेते हैं और इंडियन मार्कर को नहीं खरीदते क्योंकि वो तो मार्केट में 20 रुपए का है. So MNCs also they are setting up their factories and offices in those regions where the cost of production can be reduced and
On the other hand, they can increase their profit margins to a great extent. Understood? So MNCs play a major role in the process of globalization. In India, in Bangalore, there are more than 5,000 MNCs which are American. American MNCs, they have invested their money in our country. And when they invest money in our country, they bring a large amount of investment. They come with technology, and when they come here, they give a large scale employment to our people. They generate employment. The production process, when it is done globally, it is not easy. It is very complex. डिफ़िकल्ट होता है. अगर कोई कार है, उसका स्टीयरिंग कहीं बन रही है, बोनट कहीं बन रही है, कहीं उसके सीट कवर्स बन रहे हैं, कहीं उसके व्हील्स बन रहे हैं, और फिर एक जगह पर वो असेंबल होते हैं, और असेंबल होने के बाद वो मार्केट होते हैं. हर जगह पर अलग अलग चीज़ें बन रही हैं, और वो अलग अलग जगह कौन सी हैं? जहाँ पर बहुत स्किल्ड लेबर कम कॉस्ट में उस पर्टिकुलर पार्ट को बना रहा है. वो इतने स्किल्ड होते हैं कि उनके जो पार्ट बनकर आते हैं और वो जो असेंबल होते हैं, दे आर ऑफ वेरी हाई क्वालिटी. जब देश के अंदर बनता था तो एक ही जगह पर वही एक जैसी लेबर सारा काम कर रही थी, तो जो प्रोडक्ट था वो महंगा भी होता था और क्वालिटी वाइज भी इतना अच्छा नहीं होता था. बट व्हेन द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली बाय द स्किल्ड लेबर्स एंड इन दोज साइट्स वेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस, तो जो सामान बनकर आता है वो सस्ता भी होता है और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा होता है. फॉर एग्जाम्पल, चाइना प्रोवाइड्स cheap manufacturing location because of more population, because of technologically sound people there. Their manufacturing is done in China. Then now, after manufacturing, assembly, where they are assembled? In Eastern Europe and Mexico. Why these two places are thought for assembly? Because of their closeness to the market. Mexico is between North America and South America. Closeness to these two big continents. Eastern Europe is very close to Asia and complete Europe, Africa. So these locations are chosen for assembly of goods so that they can be marketed to these densely populated countries or continents. Now, what is India doing here? India is providing customer care services through call centers because Indian youth is good in spoken English. They know the technical part of the production. So they are helping by giving their services in call centers. They help customers with technical problems and other inquiries. So like this, when the production comes in the market, it is quite reasonable and it is giving profit to the producers, and even it is beneficial for the consumers because they are getting wide range of choice of different products at a reasonable rate. So let's take one example which is given in NCERT book. Spreading of production by an MNC. There is one MNC which is producing industrial equipments. These industrial equipments, they are designed in USA. Designing part is done in USA. Manufacturing, as I have told you, China provides the cheapest manufacturing location. Eastern Europe and Mexico, where the products are assembled because of their location, because of their closeness to the markets. And here also the Indian youth is working in call centers and giving customer care services. So this is how the whole production is carried out
in different countries. And when this production is done, it is not an easy job. It is very complex also, very difficult also. But when it is done like this, it is beneficial for producers, multinational companies, and for the consumers also. So we have read about globalization and MNCs. These 4 points for globalization and 4 points for MNCs. Okay. So now you must have got some idea about the name of the chapter, globalization and the Indian economy. It means how the process of globalization is helping Indian economy to develop and prosper. Globalization has benefited both the MNCs, the producers, the multinational companies owners and the consumers. So it is helping the country to prosper. आज से 20 साल पहले जो फैसिलिटीज नहीं थी, आज वो हमारे रीच में है. It is very much in our reach. We can get it from the market at a reasonable price, and thus it is helping us to prosper, to live a much more comfortable life than before. So I think you have got the meaning of the two terms, globalization and multinational corporations, which play a very great role in the process of globalization. So this is all for today's lecture. Thank you so much. Have a great day.